नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करंट जीके की इस सीरीज में लोकपाल के बारे में चर्चा करेंगे। इस लोकपाल के संदर्भ में आपका एग्जामिनर किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो लोकपाल है, सबसे पहले तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, आपके दिमाग में एक फिनोमिना बना हुआ होगा, हो सकता है ना भी हो। ये ध्यान रखें, मेरा जो पहला पॉइंट है, लोकपाल एक संस्था है। लोकपाल एक संस्था है, इसको ध्यान से संभाल के रखिए। लोकपाल एक संस्था है, पद नहीं है। हालांकि अखबारों में हम ये पढ़ रहे हैं कि पहला लोकपाल, ये बोलचाल की भाषा में आप इस्तेमाल कर सकते हो। विधिक रूप से, कानूनी रूप से, लीगल हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोकपाल संस्था है। लोकपाल जो हम वर्तमान में ये सुन रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये अब का ही शब्द है। ये 1963 में ये शब्द आ गया था। लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने ये शब्द दिया था। क्यों दिया था, कैसे दिया था, उसकी चर्चा हम कर लेंगे। 1968 में इंदिरा गांधी के काल में चौथी लोकसभा में पहली बार लोकपाल विधेयक पेश किया गया, जो कि पारित नहीं हो पाया। उसके बाद लगभग 9 बार यह हमारी संसद में पेश किया गया, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया। और जाकर 2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद यह भारतीय संसद में लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 के रूप में पेश किया गया, जिस पर राष्ट्रपति ने 16 जनवरी 2014 को हस्ताक्षर किए। उसी के साथ यह लागू हो गया और बीच में विभिन्न परिस्थितियों के चलते हुए ये 5 साल तक इसको भारत सरकार ने संस्था को स्थापित नहीं किया। और अब जब चुनाव के समय अभी भारत को नया लोकपाल मिला, करते हैं उसकी चर्चा हम। 2019 में ये लोकपाल मिला है। अब देखिए, लोकपाल क्या है। लोकपाल नाम से देखिए, लोक प्लस पाल। लोक मतलब लोग, पाल मतलब रक्षक, लोगों का रक्षक, लोगों की रक्षा करने वाला। किस संदर्भ में? मूलतः भ्रष्टाचार की समस्याओं के निवारण से संबंधित है। बेसिकली भ्रष्टाचार की समस्याओं को सुनना और उनका निवारण करना, उससे रिलेटेड है। अब ये कैसे आया है, किस तरीके से आया है, उसकी चर्चा हम करते हैं। तो आप साथ में बने रहिए। हेडिंग डालिए लोकपाल। यदि हम इसके अर्थ की बात करें, अभी अपनों ने बात की थी लोगों का रक्षक। लोगों का रक्षक इसका अर्थ होता है, और इसका जो उद्देश्य होता है, भ्रष्टाचार की समस्याओं का निवारण करना। निवारण करना। लोकपाल का जो विचार लिया गया, ये थॉट जो हमारे आई है, दुनिया में एक ऐसी पहली संस्था थी, ओम्बुड्समैन। दुनिया की ऐसी पहली संस्था जो जनता की शिकायतों को सुनने का काम करती थी। तो इसका विचार लिया गया है ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन से ध्यान रहे, गड़बड़ी मत कर देना। ओम्बुड्समैन एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है, और इसका अर्थ होता है जनता की शिकायतों को सुनने वाला। जनता की शिकायतों को सुनने वाला इसका अर्थ होता है। ये जो संस्था है, इसकी स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी 1809 में, और स्थान था स्वीडन। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, आपके एसएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ है, शायद 2012 के पेपर में या 2011 में। लोकपाल का विचार किन देशों से लिया गया है? उसमें स्वीडन ऑप्शन नहीं था। लोकपाल का विचार किन देशों से लिया गया है, उसमें ऑप्शन था
स्कैंडिनेवियन देशों से। स्कैंडिनेवियन देश अर्थात स्वीडन एक स्कैंडिनेवियन देश है। अभी बात करेंगे हम, थोड़ा सा बता दूंगा आपको कि स्कैंडिनेवियन देश क्या होते हैं। अब ये जो ओमुंड्समैन है, इसे ही भारत में लोकपाल कहा जाता है। आप कह सकते हो कि लोकपाल जो है ओमुंड्समैन का भारतीय संस्करण है, भारतीय रूप कह सकते हो इसको, भारतीय संस्करण होता है ये। तो ये ओमुंड्समैन है। अब थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा स्कैंडिनेवियन देशों की, इसको साथ साथ आप समझते जाओ क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका। अब मैं लोकपाल को छोड़कर स्कैंडिनेवियन देशों के बारे में हल्की सी जानकारी दे रहा हूं आपको, ध्यान से समझते जाना इसको। ये जो स्कैंडिनेवियन देश है ये यूरोप महाद्वीप से संबंधित है। जब आप यूरोप के उत्तर की तरफ जाओगे, आप मैप में इसको देखना, यूरोप में उत्तर की तरफ जाओगे तो कुछ देशों का आपको समूह मिलेगा। मैं थोड़ा सा बनाने का प्रयास करता हूं। इस तरीके से ये देश है, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है। मैंने बनाने का प्रयास किया थोड़ा सा। और इस साइड में आपको एक देश और मिलेगा, आइसलैंड। आइसलैंड। और इस साइड में यहां पर एक छोटा सा देश मिलेगा आपको इस तरीके से, नीचे कील नहर है, आपने पढ़ा होगा। ये डेनमार्क है। हालांकि डेनमार्क का हिस्सा आपके उसमें भी है, उत्तरी अमेरिका में भी होता है, ग्रीनलैंड के रूप में वो भी है। ये 5 देश है, लेकिन यहां हम बड़ी कंफ्यूजिंग रहती है। कभी किसी किताबों में लिखा रहता है डेनमार्क नहीं है, आइसलैंड है, कभी नॉर्वे है, स्वीडन है, इस तरीके से। सारी कंफ्यूजिंग दूर कर देना। देखिए, यदि आपसे ये कहे कि स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप कौन से हैं, प्रायद्वीप को इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुला, प्रायद्वीप कौन से हैं, तो है ये 3 जो है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनको तो हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। इनको हम स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप बोलते हैं। अब फिर हम कहें स्कैंडिनेवियन देश कौन से हैं, तो आइसलैंड, डेनमार्क और ये जो है सारे, ये है स्कैंडिनेवियन देश। अब ध्यान से समझिए, यदि आपसे ये कह दे कि स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में कितने देश शामिल है, 3 देश हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में। और स्कैंडिनेवियन देश कितने हैं, ये 5 हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आइए, अब मैं वापस लोकपाल पे आ रहा हूं। यदि हम लोकपाल की बात करें तो लोकपाल का जो विचार तो स्कैंडिनेवियन देशों से ले लिया, लेकिन लोकपाल जो शब्द आया था ये 1963 में दिया गया, 1963 में दिया गया। और ये 1963 में ये जो शब्द दिया गया था, ये दिया गया था लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा। लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा यह शब्द दिया गया था। उसके बाद में भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया गया, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। साथ साथ बने रहिए, लिखिए संबंधित आयोग। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ये 1966 में गठित हुआ, 66 में, और इसके जो अध्यक्ष थे ये थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। इसने अपनी जो अंतरिम रिपोर्ट दी, अंतरिम को इंग्लिश में एंट्रीम बोलते हैं, अंतरिम रिपोर्ट दी 1967 में। इसने कहा कि भारत में जनता की शिकायतों को सुनने के लिए लोकपाल जैसी संस्था होनी चाहिए। ये रिपोर्ट में इसने बात कही। तो इसमें लिखिए क्या कहा इसने, भारत में जनता की शिकायतों को सुनने के लिए जनता की शिकायतों को सुनने के लिए लोकपाल जैसी संस्था होनी चाहिए। संस्था होनी चाहिए, ये बात हुई। इसकी सिफारिशों के आधार पर जो पहला लोकपाल बिल है ये पेश किया गया 1968 में, और ये पेश किया गया था चौथी लोकसभा में। ये कई बार ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहली बार लोकपाल बिल जो है कौन सी लोकसभा में पेश किया गया था, चौथी लोकसभा में पेश किया गया था, और इंदिरा गांधी के काल में था ये। इंदिरा गांधी के काल में पेश किया गया, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया, पारित नहीं हो पाया। इसके बाद लगभग 9 बार पेश किया गया, लेकिन बहुमत नहीं मिलने के कारण यह पारित नहीं हो पाया। उसके बाद 2011 में अन्ना हजारे ने आंदोलन किया। उसके आंदोलन के परिणाम स्वरूप हमारे सामने 2013 में एक नया अधिनियम सामने आया, लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013। करते हैं। साथ में बने रहिए। 2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद भारतीय संसद से पारित विधेयक, या आप कह सकते हो अधिनियम, अधिनियम को इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं, ये था लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013। ये था लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013। ये ध्यान रहे, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कई बार देखे हैं। आपसे बिल का नाम पूछ लेगा, लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013। अब देखिए 2013 का ये बिल है, लेकिन ये जो लागू हुआ था, ये लागू हुआ राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के बाद 16 जनवरी 2014 को। 16 जनवरी 2014 को। क्वेश्चनों की तरफ ध्यान दीजिए। बिल 2013 का है, लागू 2014 में हुआ था। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया, इसका उद्देश्य क्या है या क्या बताया गया, लिखिए इसके तहत
केंद्र में लोकपाल, व राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना करते हुए एक निगरानी व भ्रष्टाचार रोधी रोड मैप तैयार करने की बात कही गई। ये है, इन्होंने कहा कि सेंटर में लोकपाल होना चाहिए, सेंटर में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त, इनकी स्थापना हो जो कि भ्रष्टाचार से संबंधित समस्याओं का निवारण करे और जिसके साथ भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच करें। ये बातें इसके अंदर कही गई। इसमें और भी कई बातें कही गई कि लोकपाल कौन हो सकता है, उसकी योग्यता क्या हो, लोकायुक्त कौन हो सकता है, उसकी योग्यता क्या हो, लोकपाल की नियुक्ति कौन करेगा, लोकपाल का कार्यकाल कितना होगा, लोकपाल कौन बन सकता है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए, यहां मैं लोकायुक्त की बात अभी नहीं करूंगा, साथ साथ बताता जाऊंगा आपको। देखिए, लोकपाल कौन हो सकता है। यदि हम लोकपाल की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी नियुक्ति की बात करते हैं। तो लोकपाल की जो नियुक्ति है ये एक राष्ट्रपति करता है और एक चयन समिति के द्वारा करता है, जिसमें 5 मेंबर होते हैं। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता और कानून का ज्ञाता व्यक्ति, जिसको आप विधि वक्ता भी कह सकते हो, ये होते हैं। अब लोकपाल कौन हो, लोकपाल इसकी योग्यताएं क्या हो। योग्यताएं, एक तो न्यूनतम आयु 45 ईयर, ध्यान रहे न्यूनतम आयु 45 ईयर, एक सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश हो, या सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश हो, या समाज का कोई प्रभुत्व वर्ग का व्यक्ति हो। प्रभुत्व वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई समाज सेवी हो, कानून का कोई ज्ञाता व्यक्ति हो, लेकिन उसको 25 वर्ष का अनुभव हो। इस प्रकार ये होता है, योग्यताएं ये होती हैं। तो वर्तमान में जो इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जो कि इस एक्ट के आधार पर है, लोकपाल में एक सभापति होगा या अध्यक्ष कह सकते हो, और 8 सदस्य होंगे। 8 सदस्यों में 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे, जुडिशियल बैकग्राउंड, और जो अन्य जो 4 सदस्य होंगे वो SC, ST, OBC, महिला और अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित होंगे। ये बातें इसके अंदर कही गई है। तो हम साथ में इसकी चर्चा करते हैं। एक चीज और, इनका कार्यकाल होगा, चाहे लोकपाल है, चाहे लोकपाल का अध्यक्ष है या उसके सदस्य है, एक ही कार्यकाल होगा 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरी हो। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, तो साथ में बने रहिए। सॉरी, मैं करंट को ऐड करते हुए इसमें लेके चलूंगा। हेडिंग डाल दीजिए, लोकपाल के सभापति मतलब चेयरमैन व उसके सदस्यों की नियुक्ति। ये की जाती है, ये करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और ये की जाती है चयन समिति की सिफारिश के द्वारा।
चयन समिति होती है, सिलेक्शन कमेटी बोलते हैं, उसकी सिफारिश के द्वारा। अब इस चयन समिति में कौन है, सिलेक्शन कमेटी में कौन होंगे? पांच लोग होते हैं इसके अंदर। एक तो होते हैं प्रधानमंत्री, पीएम, और ये जो पीएम होते हैं ये है अध्यक्ष। वर्तमान में आप जानते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक होता है इसके अंदर सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या इसके द्वारा कोई भेजा गया सदस्य हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये वर्तमान में है जस्टिस रंजन गोगोई। एक होता है तीसरा सदस्य जो होता है लोकसभा अध्यक्ष। आप जानते ही हो वर्तमान जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ये है सुमित्रा महाजन। और एक चौथा सदस्य होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता। अभी बात करेंगे इसकी। एक होता है कानून का ज्ञाता व्यक्ति, या इसको बहुत ही क्लिष्ट लैंग्वेज में आप कह सकते हो विधिवक्ता। विधिवक्ता ये जो बैठे थे, जो अभी नियुक्ति की है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष की, यहां पर बैठे थे मुकुल रोहतगी। ये ध्यान रहे, यहां पर मुझे ऐसा लगता है इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि चयन समिति में विधिवक्ता के रूप में किसे शामिल किया गया था, मुकुल रोहतगी को। यहां पर एक चीज और ध्यान रखें, अब साथ साथ लिखते जाना। ये जो कानून का ज्ञाता व्यक्ति जो है, ये इसकी यदि हम नियुक्ति की बात करें, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ध्यान रहे, राष्ट्रपति करता है, और सिफारिश पर करता है, एक सिफारिश पर करता है। अब बात आती है इसकी सिफारिश कौन करेगा। इसकी सिफारिश करते हैं ये चारों व्यक्ति, ये चारों व्यक्ति इसकी सिफारिश करते। ये ध्यान रहे, कानून का ज्ञाता व्यक्ति होगा, विधिवक्ता के रूप में मुकुल रोहतगी को इस बार शामिल किया गया, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इन चारों की सिफारिश पर। ध्यान रहे ये। अब देखिए, ये जो लोकसभा में विपक्ष का जो नेता है, ये वर्तमान में है ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा या संसद में विपक्ष में बैठने के लिए कुल निर्वाचित सीटों का 10% प्राप्त करना आवश्यक होता है, जो कि 2014 के लोकसभा चुनाव में प्राप्त नहीं कर पाए थे। अब देखिए कितनी मजेदार बात है, ये है नहीं लेकिन इसका गठन कर दिया। और जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार से पूछा कि लोकपाल का गठन क्यों नहीं हो रहा है, तो सरकार का ये जवाब था क्योंकि हमारे पास विपक्ष का नेता ही नहीं है, हम कहां से गठित करें, और अब कर दिया। तो अब देखिए, लोकसभा में विपक्ष का नेता है, यहां पर भी एक कंट्रोवर्सी आई। जो कांग्रेस के नेता है, हालांकि लोकसभा विपक्ष का नेता नहीं है, वो कांग्रेस के जो नेता है, जो विपक्ष में बैठने का काम करते हैं, विपक्ष का लीड करते हैं, कांग्रेस के नेता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे। उनको आमंत्रित किया गया, उनको 7 बार आमंत्रित किया गया, और उन्होंने आने से मना कर दिया। अब बात आती है कि उन्होंने आने से मना क्यों कर दिया। उन्होंने आने से मना इसलिए कर दिया क्योंकि उन्हें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जा रहा था, स्पेशल इनवाइट मेंबर। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाना था। उन्होंने अपने कारण में स्पष्ट बात कही कि मुझे विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है, इस कारण से मैं इस चयन समिति में शामिल नहीं होऊंगा। अब विशेष आमंत्रित सदस्य क्या है? विशेष आमंत्रित सदस्य का मतलब यह होता है कि आप चयन समिति में आ सकते हो, लेकिन आप ना तो अपना कोई बात कह सकते, ना मत दे सकते, आपका कोई रोल नहीं है, बस बैठे रहिए, देखते रहिए क्या हो रहा है।
ये विशेष आमंत्रित सदस्य होता है। इस कारण से उन्होंने आने से मना कर दिया, तो ये शामिल नहीं हुए, ये शामिल नहीं हुए। तो फिर नियुक्ति कैसे हो गई? ये जो लोकपाल बिल है, लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 है, उसमें साफ लिखा हुआ है यदि इन 5 सदस्यों में से एक भी सदस्य एब्सेंट होता है तो चयन समिति अपना काम कर सकती है। एक स्टार डाल के लिख दीजिए, यदि इन 5 सदस्यों में कोई सदस्य एब्सेंट हो तो भी चयन समिति अपना काम कर सकती है। अपना काम कर सकती है, ये है। अब देखिए, इनकी सिफारिश के आधार पर जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को लोकसभा का पहला सभापति बनाया गया है। ध्यान रहे, इन नामों के लिए भी एक समिति गठित की गई थी। भाई कौन बने लोकपाल, कौन बने, इसके लिए बकायदा प्रतिवेदन निकाला गया था। और कौन बने लोकपाल का सभापति, कौन बने, सदस्य कौन बने, इसके लिए एक सर्च कमेटी का भी गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे रंजना प्रकाश देसाई, वो अध्यक्ष थे। एक लाइन लिख दीजिए, लोकपाल संस्था के सभापति, लोकपाल संस्था के सभापति और उसके सदस्यों का नाम, लोकपाल संस्था के सभापति व उनके सदस्यों के नाम का सुझाव देने के लिए एक सर्च कमेटी का गठन किया गया था। एक सर्च कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई थी। रंजना प्रकाश देसाई थी। ये थोड़ा ध्यान रखें, कई बार एग्जामिनर यू टर्न कर जाता है, चयन समिति ना पूछकर सर्च कमेटी के अध्यक्ष पूछ लेता है। तो नया है सिस्टम, इंपॉर्टेंट है। तो इनके आधार पर कुछ सदस्य बने और लोकपाल सभापति बना। करते हैं बात उसकी। लोकपाल पेज के बीच में लिखिए और क्लियर टू क्लियर लिखिए, यह संस्था है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो सभापति बने हैं, ये बने हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष के नाम से भी इनको जानते हैं। और पीसी घोष, और ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इसके बाद इसमें सदस्य कैसे होते हैं? सदस्य 8 सदस्य होते हैं, ध्यान रहे। 8 सदस्यों में 2 टाइप के सदस्य होते हैं। एक तो होते हैं न्यायिक, जुडिशियल, और एक होते हैं गैर न्यायिक, नॉन जुडिशियल। अब देखिए, न्यायिक कौन है, गैर न्यायिक कौन है? ये जो है, ये तो न्यायिक पृष्ठभूमि से संबंधित होते हैं। इनका जो बैकग्राउंड होता है जुडिशियल बैकग्राउंड होता है। और जो गैर न्यायिक होते हैं, ये कौन होंगे?
ये हो सकते हैं SC, ST, OBC, महिला और अल्पसंख्यक वर्ग के। ये अल्पसंख्यक वर्ग के हो सकते हैं। ये SC, SC या ST या OBC, इनमें से महिला और अल्पसंख्यक वर्ग के। अब ये 4 सदस्य कौन कौन से हैं उनकी थोड़ी चर्चा करनी है। ये भी 4 होते हैं और ये भी 4 होते हैं। आइए देखिए, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो पेपर बन रहे हैं आप थोड़ा सा ध्यान रखें सदस्यों में। जैसे नीति आयोग में कई बार सदस्य पूछ लिए गए हैं, तो इन सदस्यों का नाम एक बार थोड़ा सा अपने दिमाग में जरूर रखें। मैं लिखवा देता हूं। न्यायिक पृष्ठभूमि के हैं दिलीप बी भोंसले, साथ साथ लिखते जाएं आप। दिलीप बी भोंसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी, साथ साथ लिखते जाएं आप ये। अजय कुमार त्रिपाठी, अजय कुमार त्रिपाठी। और जो गैर न्यायिक में है दिनेश कुमार जैन, दूसरी है अर्चना कुमारी सुंदरम, महेंद्र सिंह, इंद्रजीत सिंह। ये कुछ सदस्य हैं। इंद्रजीत प्रसाद गौतम, थोड़ा ये ध्यान रख लें, इतना वैसे इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इंद्रजीत प्रसाद गौतम, और इसमें भी थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, अर्चना राम सुंदरम। देखिए दोस्तों, वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन मैं आपको एक सेफ जोन में रखना चाहता हूं। कल को हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे आपसे ये तो देखिए कंफर्म है पिनाकी चंद्र घोष, और इसमें खुश होने वाली बात भी नहीं होगी, सबका रटा हुआ होगा ये, जिसका सिलेक्शन होगा सबको आता है। आपसे ये पूछा जा सकता है, यदि मैं डीपली भी जाऊं, न्यायिक पृष्ठभूमि में न्यायिक सदस्यों में से महिला कौन है, तो अभिलाषा कुमारी। इसमें इस तरीके से पूछा जा सकता है कि गैर न्यायिक में महिला कौन है, अर्चना राम सुंदरम। ये इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा ये, तो इन पर थोड़ा ध्यान रखें। अब मैं सदस्यों के बारे में चर्चा होगी अपनी। अब हम बात करते हैं इनकी योग्यताओं के बारे में। इनकी भाई सदस्यों की योग्यताएं बात करें तो ये नहीं, न्यायिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए, गैर न्यायिक क्षेत्र से होने चाहिए, ये तो बात हो गई सारी। आइए हेडिंग डाल दीजिए, लोकपाल की योग्यताएं। लोकपाल की योग्यताएं। पहला लिखिए, वही भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ साथ लिखते जाइए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है एज के संदर्भ में योग्यताओं पर क्वेश्चन काफी आता है।
यदि हम बात करें इसकी न्यूनतम आयु 45 वर्ष, मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 45 वर्ष। हम 35 वर्ष पे टिके हुए हैं, 45 वर्ष है। ध्यान रखें, ये राष्ट्रपति की सुनोगे, अन्य में सुनोगे, लोग 35 वर्ष पे उछल कर पड़ते हैं। ये ध्यान रखें, 45 ईयर, 45 वर्ष न्यूनतम आयु है इसकी। और अधिकतम आयु अधिकतम आयु की यदि हम बात करें तो ये बताई गई है 70 वर्ष। 70 वर्ष अधिकतम आयु है ये। न्यूनतम आयु 45 वर्ष, अधिकतम आयु 70 वर्ष। ध्यान रखें इस पॉइंट को। तीसरा जो है, और कौन क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तीसरे में यदि मैं पहला बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस बोलते हैं इसको, सीजीआई भी कह सकते हो, वर्तमान में कार्यरत हो या भूतपूर्व में पहले का हो। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश, यहां पे मुख्य न्यायाधीश इस्तेमाल नहीं कर रहा, यह होना चाहिए। तीसरा जो है, समाज में प्रभुत्व वाला व्यक्ति, ये कोई भी हो सकता है। जैसे हम बात करें समाज में प्रभुत्व वाला व्यक्ति, तो ये समाज सेवी हो सकता है, कानून का ज्ञाता व्यक्ति भी हो सकता है, बस ध्यान रहे इसकी जो आयु है, जैसे आप कह सकते हो कि उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, या उसको आप कह सकते हो कि 25 वर्ष का अनुभव हो। पच्चीस वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये इसकी योग्यता है। मैं वापस रिपीट करता हूं, मेरी नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब यदि हम लगे हाथों इसके कार्यकाल की भी बात कर लेते हैं। इसका जो कार्यकाल है, चाहे वो लोकपाल का कार्यकाल हो, चाहे वो सदस्यों का कार्यकाल हो, वो है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरी हो। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरी हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, हेडिंग डाल दीजिए, लोकपाल के दायरे में कौन आएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कौन आएगा लोकपाल के दायरे में। मैं एक ही शब्द बोलूंगा, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सभी लोग व सभी प्रकार की संस्थाएं आएगी, सभी लोग आएंगे और सभी प्रकार की संस्थाएं आएगी। लेकिन 2 बातें आपने ध्यान रखनी है। एक तो न्यायपालिका और सेना इसके दायरे में नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री इसके दायरे में आएंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय, आंतरिक व बाहरी सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष से संबंधित कोई मामला है, उस संबंध में प्रधानमंत्री जांच के दायरे में नहीं आएंगे। और प्रधानमंत्री पर जो कार्रवाई है गोपनीय रखी जाएगी। और प्रधानमंत्री पर कार्रवाई करनी है
तो इसके लिए 2/3 सदस्यों की अनुमति चाहिए। जितने जैसे 8 सदस्य हो गए, एक सभापति हो गए, इनमें से 2/3 सदस्यों की अनुमति होगी तभी प्रधानमंत्री पर कार्रवाई होगी। ये ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो लिख दीजिए कौन कौन आएंगे। सभी प्रकार की संस्थाएं व लोग। दूसरा, प्रधानमंत्री व पूर्व प्रधानमंत्री। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है, साथ साथ लिखते जाएं। एक तो 2/3 सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए। पहली बात तो 2/3 सदस्यों की सिफारिश होनी चाहिए या 2/3 सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए, जो भी आप उचित समझे, एक ही बात होती है। दूसरा, जो कार्रवाई होगी वो गोपनीय होगी। गोपनीय होगी मतलब आप इसको बाहर नहीं कर सकते। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय, आंतरिक व बाहरी सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, व सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के संबंध में प्रधानमंत्री पर जांच नहीं होगी। ये ध्यान रखें। एक तो ये, और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यायपालिका व सेना लोकपाल के दायरे में नहीं आते हैं। ये लोकपाल के दायरे में नहीं आते हैं। न्यायपालिका और सेना ये लोकपाल के दायरे में नहीं आती है। ये ध्यान रखें। अब कुछ बातें हैं वो ओरली आप सुन लीजिए। कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है लोकपाल में, लेकिन शिकायत कैसे की जाएगी ये लोकपाल तय करेगा। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा लोकायुक्त की। आप हेडिंग डाल दीजिए लोकायुक्त। लोकायुक्त, इसको आप थोड़ा समझते जाएं। वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है। एक तो एग्जाम की दृष्टि से सबसे पहले जो लोकपाल का गठन किया गया था वो 1971 में महाराष्ट्र में किया गया था। लोकायुक्त भारत में सबसे पहले लोक आयुक्त का गठन ये हुआ था 1971 में, और महाराष्ट्र में ये किया गया था। ये ध्यान रखें। ये अपनी तरफ से किया गया था। मोरारजी देसाई की सिफारिश हुई थी। उसके बाद में महाराष्ट्र सरकार ने एक लोकायुक्त का गठन कर दिया था। लेकिन इसको कानूनी रूप से जो अमलीजामा पहनाया गया वो लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत पहनाया गया। ये चलता रहा सिस्टम। अब लोकपाल और लोकायुक्त में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है इसमें।
जैसे फॉर एग्जाम्पल नियुक्ति की बात करें हम, नियुक्ति योग्यताएं सब सेम है। हमने जो अभी योग्यताएं पढ़ी लोकपाल की, वही लोकायुक्त की योग्यताएं हैं। हमने जो अभी कार्यकाल पढ़ा, वही इसका है, लोकायुक्त का कार्यकाल है। बस हाँ, राजस्थान में थोड़ा सा एक बार 8 वर्ष किया गया था, उसको फिर बाद में पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। लोकायुक्त की नियुक्ति कैसे होगी? सेम वैसे ही लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ध्यान से समझते जाना मेरी बात को, मैं वही बात बता रहा हूं जो मैंने यहां बताई थी। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेगा चयन समिति की सिफारिश पर। अब चयन समिति में कौन होंगे? सीएम, चीफ मिनिस्टर अध्यक्ष होगा, और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता, कानून का ज्ञाता व्यक्ति या विधि व्यक्ति, सेम वही है। बस यहां विधानसभा आ जाएगी, उधर लोकसभा थी, उधर राष्ट्रपति था, इधर राज्यपाल आ जाएगा। ये लोकायुक्त होता है। तो ये था दोस्तों लोकपाल और लोकायुक्त। इसको मैंने पूरा समेटने का प्रयास किया है। फिर भी यदि कोई चीज़ें नई जुड़ती है, उसको हम साथ साथ, आप जानते हो, सीरीज़ के माध्यम से हम उसको अपडेट करते जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप इस पर थोड़ा इस तरीके से ध्यान दें, लोकपाल की योग्यताएं आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और पुराने पेपर देखते हैं तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि लोकपाल का विचार किन देशों से लिया गया है, तो स्कैंडिनेवियन देशों से लिया गया है। थोड़ा नया है, इस कारण से थोड़े सदस्यों के बारे में एक बार नाम पढ़ लीजिए, कार्यकाल का ध्यान रखें। और लोकायुक्त के बारे में देखो, ये राज्यों का मामला होता है, आपके आने के चांस कम होते हैं, लेकिन आप में इसी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सबसे पहले लोकायुक्त का गठन कब हुआ था? 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। ये ध्यान रखें। और इसके अलावा इसमें ज़्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा समेटने का प्रयास किया है। तो इस सीरीज को अब मैं यही समाप्त करता हूँ। आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें, और इसको लाइक भी करें। नमस्कार।